आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। उसमें भी आज हम डेनियल सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करेंगे। अब देखिए, डेनियल सेल के बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें डेनियल सेल के बारे में काफ़ी कुछ है। अब देखिए, बात हम करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और उसमें उसमें भी डेनियल सेल की। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, ये है डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। उसमें जो एनोड है, ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन जो होता है वो होता है हमारा एनोड, और राइट वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा होता है कैथोड। एनोड जो है उसमें जिंक का जो इलेक्ट्रोड होगा वो Zn+2 आयन में डिप किया जाएगा, बीच में आ जाएगा सोल्ट ब्रिज। और कैथोड जो होगा उसमें कॉपर का जो मेटल है वो Cu+2 के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा। तो ये था हमारा डेनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं सेल रिएक्शन की। तो चलिए, मैं यहाँ पर डेनियल सेल की सेल रिएक्शन लिखता हूँ। तो देखिए, एनोड जो है उसमें आपको मालूम है ऑक्सीडेशन होता है। तो जो Zn मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो Zn+2 में कन्वर्ट होगी और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब कैथोड जो है उसमें रिडक्शन होगा, यानी कि जो Cu+2 आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे Cu मेटल में। अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे या फिर ऑल ओवर रिएक्शन आप कहें, तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो बचेगा क्या? लेफ्ट की जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट में लिखेंगे, राइट की जो चीज़ें हैं उसको राइट में लिखेंगे। तो इस प्रकार से Zn+Cu+2 और Zn+2 प्लस Cu बचेगा। तो ये हमारा है नेट सेल रिएक्शन या ऑल ओवर रिएक्शन, यानी कि जो हमारा डेनियल सेल है उसमें आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना होगा। तो देखिए, प्रोडक्ट अपॉन जो रिएक्टेंट है वो है कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्टेंट। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। किसकी बात करने वाले हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट K होगा वो होगा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो देखिए, ये जो हमारा नेट सेल रिएक्शन है, ये वाला रिएक्शन देखिए, तो उसमें आप देखिए Cu और Zn दोनों क्या है? दोनों सॉलिड्स है। और सॉलिड्स हो या फिर प्योर सॉलिड या फिर प्योर गैस हो, उनकी जो एक्टिविटी है वो 1 ली जाती है। क्या ली जाती है? 1 ली जाती है। ऑलवेज प्योर गैस और प्योर सॉलिड की एक्टिविटी 1 हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो ये यहाँ से पूरा निकल गया, इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं। तो फिर बचेगा क्या? देखें, Zn+2 और Cu+2 दो ही बचेंगे। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर हमें कहना हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अगर हमें कहना हो तो क्या होगा? प्रोडक्ट हमारा है Zn+2 और रिएक्टेंट क्या होगा? Cu+2। देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। Zn+2 रिएक्टेंट है, सॉरी Zn+2 प्रोडक्ट है और Cu+2 हमारा रिएक्टेंट है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। Zn+2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट है और Cu+2 जो है वो है हमारा रिएक्टेंट। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 2, यानी कि n = हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। n क्या होगा? 2 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, दूसरी जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा जानकारी था डेनियल सेल का। इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे अभी।
अब देखिए लगाते हैं नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन आपको मालूम ही है, ई सेल इज इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log के। ये जो log के है, के जो है वो है हमारा क्या, कांस्टेंट। लेकिन क्या कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है। डेनियल सेल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि के की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो के है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या था, Zn+2 था, रिएक्टेंट क्या था, Cu+2 था, अभी आपने देखा। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, तब ई सेल की जो वैल्यू है वो ऑलवेज जीरो हो जाती है। अब देखिए कैसे जीरो हो जाती है वो हम देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको, हमारी जो सेल रिएक्शन है उसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। देखिए इस सेल रिएक्शन को अगर आप देखें तो ये दो पार्ट में विभाजित है, एनोड का पार्ट और कैथोड का पार्ट। और आपको मालूम ही है कि लेफ्ट वाला जो है वो है हमारा एनोड, बीच में आ जाता है सोल्ट ब्रिज, और राइट वाला जो है वो है हमारा कैथोड। अब दोनों के बीच इक्विलिब्रियम हो गया, तब क्या होगा, तब जो करंट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो बहेगी ही नहीं, वो फ्लो ही नहीं करेगा। अगर करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए करंट को फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं जनरेट होता तब करंट बहेगा ही नहीं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और आपको उसको चार्ज करना है, तो आप क्या करते हो, दीवार में किसी लगे हुए किसी सॉकेट से आप उसको चार्ज करते हो। अब देखिए वो चार्ज क्यों होता है, क्योंकि आपका जो दीवार में जो सॉकेट है जो प्लग है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और आपका मोबाइल जो है उसका पोटेंशियल कम होता है। यानी कि पावर कहाँ से कहाँ बहेगा, सॉकेट से आपके मोबाइल में बहेगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ है। अब मान लीजिए आपका मोबाइल का जो पोटेंशियल है वो सेम है दीवार के पोटेंशियल से, दीवार का मेरा मतलब है जो प्लग लगा है, सॉकेट लगा है, उसके पोटेंशियल से, तब क्या होगा, तब आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाएगा। चार्ज होने के लिए क्या चाहिए आपको, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यहां पर क्या हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इस सिचुएशन में करंट बहेगा ही नहीं, और करंट बहेगा ही नहीं तो ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको ये समझना होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम जब हो जाता है सेल में, तब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि के जो है वो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि Zn+2 अपॉन Cu+2, और एन यहाँ पर अभी हमने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन की सेल में लॉस हो रहे हैं और गेन हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन, इसलिए एन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो सारी चीज़ें अगर हम रख दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ई सेल तो जीरो, अभी हमने बात की, ई जीरो सेल तो वैसे का वैसा ही रहेगा, माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन क्या है, 2 है, और फिर log के। अब इसको 0.0591 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0295 आ जाएगा। अब देखिए ई जीरो सेल जो है, यानी कि डेनियल सेल का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो 1.10 वोल्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ई जीरो सेल जो है वो होता है ई जीरो रिडक्शन माइनस ई जीरो ऑक्सीडेशन। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारा कॉपर का होता है, तो कॉपर का कितना था, 0.34 वोल्ट होता है, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो था जिंक का वो था माइनस 0.76 वोल्ट, यानी कि ये कितना हो गया, 0.34 प्लस 0.76, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.10 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि ई जीरो सेल जो होगा वो होगा 1.10 वोल्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसा कि अभी हमने कहा था कि जीरो इज इक्वल टू ई जीरो सेल हमने लिख दिया 1.10 और 0.059
1 था डिवाइडेड बाई 2 था, तो उसका आंसर क्या आएगा 0.0295 log k आ जाएगा। अब log k को मैं हम यहाँ पर आगे ले आते हैं तो क्या बचेगा 1.10 और ये जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1.10 डिवाइडेड बाई 0.0295, तो इसका आंसर आता है 37.288। तो ये log k के बराबर है 37.288, तो k के बराबर क्या आ जाएगा, log में रिमूव करना है तो सामने क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 37.288। देखिए जब भी आप log को रिमूव करते हैं तो सामने क्या आ जाएगा एंटी लॉग आ जाएगा, तो ये log k के बराबर 37.288 था, तो k के बराबर क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 37.288, तो k के बराबर क्या हो जाएगा 10 का पावर 37.288। अगर आप देखिए अगर आपको एंटी लॉग किसी का देखना है किसी भी चीज़ का, तो जो एंटी लॉग में जो है उसका 10 के पावर में हो जाएगा, यहाँ पर एंटी लॉग था 37.2 का, तो 10 के पावर में 37.2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.94 इंटू 10⁻37। तो ये है हमारे कांस्टेंट k की वैल्यू। अब देखिए अगर हमें रिलेशन कहना हो E0 सेल का कांस्टेंट के साथ, तो वो कुछ इस प्रकार है, इस E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log k। तो इस प्रकार से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर लिया।